हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम आ गए हैं अपने द भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेकंड क्लास में। तो इसके पहले हमने फर्स्ट क्लास ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हमने सेक्शन 1 एंड 2 ब्रॉडली और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमको सेक्शन 3 से स्टार्ट करना है। तो इसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारा हो जाए कि हमारा आखिर बीएनएस है क्या, ये कब आया, क्यों आया, किसको रिप्लेस करके आया, किसके द्वारा आया। ये सब हमको वो चीज़ें हैं जो हमको एक लॉ के बारे में जानने से पहले एक छोटी नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज इन सब का होना चाहिए, है ना। फिलहाल ये आता नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन हमको एक नॉलेज होनी चाहिए एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट, ठीक है, और एज एन जुडिशरी एस्पिरेंट एज वेल। तो जो हमारा द भारतीय न्याय संहिता है, ये हम जानते हैं कि किसको रिप्लेस करके लाया गया है, द इंडियन पिनल कोड 1860। अब जो हमारा इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी था वो 1860 का था, ठीक है। वो कॉलोनियल एरा में बनाया गया था बाय द ब्रिटिशर्स, इतना हमको बहुत पहले से नॉलेज है। तो आज 100 साल 150 साल तक वही चीज़ें चलती आ रही थी। तो हम जानते हैं कि हमारे सोसाइटीज़ में हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत से क्राइम हैं जो जिनका नया इन्वेंशन हुआ है ना। लाइक फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम। तो अब भाई 1860 में हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, ठीक है, हमारे पास मशीन्स नहीं थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम साइबर क्राइम जैसी चीज़ों को अंजाम दे सकें। लेकिन अब सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हमारे जो सोसाइटी में हो रहा है क्राइम, वो साइबर क्राइम ही हो रहा है ना। बात बात पे पैसे उड़ा लिए जा रहे हैं, बैंक से पैसे खाली हो जा रहे हैं, पता ही नहीं है, ओटीपी आ रही है, दे दो, गया बैंक से सारे पैसे। तो लाइक डिजिटल अरेस्ट आजकल नया चल गया है। तो ऐसे ऐसे जो ऑफेंसेस हैं जो हमारे आईपीसी में नहीं दिया हुआ था, तो उन सबको भी एक जगह मतलब एकजुट करने के लिए हमारा जो है बीएनएस लाया गया है। और पहला तो इसका ये पर्पस है कि हमारा जो आईपीसी था वो भले ही उसका बहुत ब्रॉड सेंस था, वो एक जनरल कोड था, लेकिन उसमें ऐसी चीज़ें भी नहीं इंक्लूड थी जो आज के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो अगर देखा जाए तो यही है कि जो ऑफेंसेस जो आज की सोसाइटी में हो रहे हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हो गए थे हमारा आईपीसी में, तो उसको हटना वैसे ही इम्पॉर्टेंट था। और दूसरा कि हम एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र हैं, जैसे हमको पता ही है। तो आज भी जब हम आईपीसी पढ़ रहे थे, जब भी हम इंडियन पिनल कोड पढ़ रहे थे, तो हम वो एक ब्रिटिशर्स का जो होता है ना छाप छोड़ना, तो हम उन्हीं के बनाए हुए रूल्स पे चल रहे थे, ठीक है। तो उसको भी हटाने के लिए जो है हमारा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय क्या कहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों लॉ का जो मोटिव था वो ये भी था कि किसी भी तरह से जो हमारा कॉलोनियल एरा की जो छाप हमारे ऊपर पड़ी है उन सबको खत्म करके हम खुद से लॉ बनाएं, खुद से खुद को ही क्या कहते हैं असेंबल करें, खुद से खुद को ही बाउंड करें, है ना। तो ये हो गया इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, बहुत ही नॉर्मल। हम जानते ही हैं कि हमारा जो इसका जो मेन पर्पज़ है वो क्यों है। तो ये हो गया है इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि हमारा इनेक्टमेंट। तो जो द भारतीय न्याय संहिता या तीनों क्रिमिनल लॉज, नॉट जस्ट भारतीय न्याय संहिता, नॉट जस्ट बीएनएस, तो इसका जो इनेक्टमेंट डेट है वो है हमारा 25 दिसंबर 2023। और इसका जो इन्फोर्समेंट डेट है, यानी ये कब से लागू हो गया हमारे इंडिया में, हमारे होल ऑफ इंडिया में, पूरे मतलब नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, हर जगह पे ये लागू हुआ है हमारा कब से, 1 जुलाई 2024 से, ठीक है। तो इसका इनेक्टमेंट डेट, इन्फोर्समेंट डेट हम पढ़ लिए। अब चैप्टर इसमें है 20, सेक्शंस है टोटल 358 सेक्शंस। तो जैसे कि हम आईपीसी में 511 सेक्शन देखते थे, है ना। और उसमें डिफरेंसेस क्या है सेक्शन के मामले में, कि उसमें जो था डेफिनेशन अलग सेक्शन में दिया था और पनिशमेंट हम अलग सेक्शन में पढ़ते थे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 499 में हम डिफेमेशन का डेफिनेशन पढ़ते थे, लेकिन उसके लिए जो पनिशमेंट मिल रही है वो हम कहाँ पढ़ते थे, सेक्शन 500 यानी सेक्शन 500 में हमको डिफेमेशन का पनिशमेंट दिया हुआ था। तो वो मतलब जब डबल डबल सेक्शन हो जा रहे थे ना इसमें, तो इसलिए वो 511 हो गया था, बहुत ज़्यादा था। तो इसमें वही चीज़ें कंबाइंड में दे दी हुई हैं, यानी एक ही सेक्शन में आपको
उसका डेफिनेशन में देखने को मिल जा रहा है, उसी के सब सेक्शन में हमको उसका पनिशमेंट देखने को भी मिल जा रहा है, उसके थर्ड सब सेक्शन में हमको उसका ही अलग प्रारूप देखने को मिल जा रहा है, यानी उसका क्या कहते हैं ब्रॉडर सेंस देखने को मिल जा रहा है। तो इस वजह से इसमें क्या हुआ है, सेक्शंस कम हुए हैं, है ना। तो हमको पता चल गया कि चैप्टर नंबर 20 है टोटल और सेक्शन इसका है 358। तो प्री में हमने चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था प्रिलिमिनरी, जिसमें शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एप्लीकेशन के बारे में था। इसी में हम उसका जो सेक्शन हम आईपीसी का देखते थे 3, 4, 5, यानी इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, यानी हमारा जो आईपीसी था वो कहाँ कहाँ लागू होगा, ये हम देखते थे। उसमें ये चीज़ें हमारा सेक्शन 1 में ही आ गया है बीएनएस में। तो ये भी हमने कवर कर लिया है कि इंट्रा टेरिटोरियल क्या होता है, एक्स्ट्रा क्या होता है, यानी कौन से ऑफेंस कहाँ किए जाएंगे कि वो बीएनएस के अंदर उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है, यानी बीएनएस के अंदर उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है ना। फिर हमने सेक्शन नंबर 2 देखा था, डेफिनेशन पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा प्री के पर्पज से भी, मेंस के पर्पज से भी, और आगे आने वाले जितने भी सेक्शंस हैं उनको जानने के लिए भी, क्योंकि भाई आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमको एक ही सिर्फ की वर्ड लिखा मिलेगा, है ना। उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, वो हमको कहाँ मिलेगा, सेक्शन नंबर 2 में। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट टू बिलीव, रीजन टू बिलीव। तो रीजन टू बिलीव हमको आगे आने वाले सेक्शन मोस्टली सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे, है ना। आरटीबी, रीजन टू बिलीव। अब इसका मतलब क्या है, तो ये हमको बताया गया है 2 की सब सेक्शन 29 में। तो ये मैंने कवर कर लिया है। आपको अगर ये जानना है और इसके मतलब इसका एक क्या ब्रॉड सेंस में जानना है, तो आप हमारी जो पहली क्लास है उसको आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन नंबर 3 से, जो बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में। फिलहाल ये जितने भी सेक्शंस हैं ये भी हमारा जनरल एक्सप्लेनेशन में ही आता है एज पर आईपीसी, है ना। तो इसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस कर दिए गए हैं, जैसे कि 39 चीज़ें यानी 39 चीज़ें हमारा डेफिनेशन पार्ट में ला दिया गया है, और कुछ चीज़ें हमारा अलग से सेक्शन 3 में इसको डिनोट किया गया है। जैसे कि सेक्शन 3 जो हम पहले सेक्शन 6 में ही पढ़ते थे, है ना। ये देखो सेक्शन 6 में ही पढ़ते थे ना कि जितने भी हमारे मतलब आगे आने वाले जितने भी कीवर्ड्स होंगे उसमें जो वर्ड्स लिखे होंगे उसकी मीनिंग हम कहाँ से निकालेंगे, हमारे जनरल एक्सप्लेनेशन से निकालेंगे। वो सारे सब्जेक्ट होंगे किसके, एक्सेप्शन के। फिलहाल एक्सेप्शन हम आगे पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम इसके नंबर, ज़्यादा इसमें डीपली जाना नहीं है, सेम वही है हमारा जो पहले था। तो सेक्शन 2 में हमारा क्या बताया गया है, सेक्शन 7 एवरी एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया है। थर्ड में हमारा बताया गया है कि व्हेन प्रॉपर्टी इज इन पोजेशन ऑफ पर्सन्स स्पाउस, यानी उसके जो हस्बैंड वाइफ होंगे, क्लर्क होगा और सर्वेंट, ऑन अकाउंट ऑफ दैट इट इज़ दैट पर्सन्स पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ संहिता। यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि किसके पोजेशन में हो, एक पर्सन के स्पाउसेस, यानी या तो अगर वो हस्बैंड है तो उसके वाइफ के पोजीशन में है, अगर वो वाइफ है तो उनके हस्बैंड के पोजीशन में है, या तो वो क्लर्क के पोजीशन में है, या तो वो सर्वेंट। तो अगर इन तीनों पर्सन के पोजीशन में किसी प्रॉपर्टी को रखा जाएगा तो हमारे संहिता के हिसाब से ये जो है उस पर्सन के ही पोजीशन में माना जाएगा। ये हम पहले कहाँ पढ़ते थे, सेक्शन 20 नंबर 7 आईपीसी में पढ़ते थे, है ना। अब ये हमारा आ गया सेक्शन 3 में। तो फिर आ जाओ 4 में। अब 4 में देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, हम पढ़ते थे सेक्शन 32, 34, 3 में पढ़ते हैं इलीगल ओमिशन, और 5 में तो इलीगल ओमिशन तो ऐसा कुछ है नहीं, इसका इंटेंशन अफेयर्स होता है जहाँ पे कोई भी एक्ट किया जाता है जो कि इलीगल होता है, या कुछ ना करना जो कि इलीगल होता है। लाइक फॉर एग्जांपल कि किसी को खाना ही ना देना, है ना। आप किसी को खाना ही नहीं दे रहे हो तो यहाँ पे आप एक्ट कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन उसको खाना ना देने की वजह से उसकी डेथ हो जाए, तो ये क्या होता है, ओमिशन, जहाँ पे कुछ भी ना किया गया हो लेकिन फिर भी वो एक तरफ से इलीगल हो, तो ये हो गया हमारा इलीगल ओमिशन। अब सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5 जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बात करता है कॉमन इंटेंशन से। इसको हम पहले आईपीसी में सेक्शन 34 से पढ़ते थे, और हमें पता है कि सेक्शन 34 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, क्योंकि इसको हम हर एक ऑफेंस के साथ रीड विथ करके पढ़ा जाता है। यानी जब एक बार में एक से ज़्यादा पर्सन कोई भी ऑफेंस कमिट करते हैं तो उन सब के ऊपर सेक्शन 34 भी अप्लाई होता है ना। यानी अगर एक ने किया तो
सब भुगतेंगे, वो वाला काम होता है सेक्शन 34 में, क्योंकि वहाँ पे देखा क्या जाता है, वहाँ पे देखा जाता है कॉमन इंटेंशन। तो सेम टू सेम वही है, कुछ चेंजेस नहीं है। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट is done by several person in furtherance of a common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it done by him alone। तो वही चीज़ कि अगर एक क्रिमिनल एक्ट किया जा रहा है बाय द सेवरल पर्सन, यानी बहुत सारे पर्सन्स के द्वारा, इन सेम सीरीज सेम ट्रांजेक्शन, और ये किया जा रहा है कॉमन इंटेंशन के साथ, लाइक पहले से ही आपका प्रिपरेशन हो, आप एक दूसरे से बातचीत किए हो, पहले से ही हर चीज़ शॉर्ट आउट हो कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, कि तुम गेट पे खड़े रहोगे, तुम गाड़ी स्टार्ट करते रहोगे, मैं अंदर जाके चुरा के लाऊंगा। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हमारे कॉमन इंटेंशन के अंदर आती हैं। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ यहाँ हमारे सेक्शन जो सेक्शन 3 के सब सेक्शन 5 में क्या बताया गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जितने भी पर्सन उस कमीशन से रिलेटेड हैं, है ना, उन सब को एक ही तराजू में तौला जाएगा, यानी उन सबको एक ही पनिशमेंट मिलेगी, जैसा कि उन्होंने खुद किया हो। तो इसमें काफ़ी केसेस भी हम पढ़ते हैं, जैसे महबूब शाह का केस हो गया, और ऋषिदेव का केस हो गया, ऋषिदेव का केस हो गया, और नानक चंद्र का केस हो गया। तो नानक चंद्र जो केस है वो हमारा सेक्शन 34 और 149 का डिफरेंस बताता था। तो इसमें जैसे सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5, और इसमें जो कॉमन ऑब्जेक्ट होगा, सेक्शन नहीं याद हमको, तो जो कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन का डिफरेंस बताता था वो है नानक चंद्र का केस, है ना। तो इसमें 3-4 केस है, लाइक ऋषिदेव का केस है, तो उसमें बताया गया है कि जो कॉमन इंटेंशन है वो ऑन द स्पॉट ही इसमें डेवलप हो सकता है ना, तुरंत सोच के अगर कोई काम किया गया है ऑन द स्पॉट, तो वो भी कॉमन इंटेंशन के अंदर ही माना जाएगा। ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या कहते हैं उसे केसेस हैं जो हमको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी गया है, और हम आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें भी काम ही आएगा, वो तो हमें पता ही है। फिर सेक्शन 6 में हमारा बात कर रहा है सिमिलर इंटेंशन। यहाँ पे नो मीटिंग ऑफ माइंड, हाँ ठीक है, ये नो मीटिंग ऑफ माइंड लिखा है, काफ़ी इसमें लोगों ने कमेंट किया है कि जो चीज़ें लिखी हैं आप उसको भी बताइए। तो पहले तो हमारा सब सेक्शन 5 का ही हम जान लेते हैं कि इसमें इसेंशियल्स क्या क्या है ना। तो यहाँ पे लिखा तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही हम बता दे रहे हैं कि सबसे पहले तो कॉमन इंटेंशन के लिए क्या होना चाहिए हमारा, इस सेक्शन को फॉलो करने के लिए हमारा सबसे पहले यहाँ पे कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। सेकंड होना चाहिए कि यहाँ पे सेवरल पर्सन्स का होना इम्पॉर्टेंट है, यानी एक साथ एक पर्सन अगर कोई कमिट कर रहा है तो वो इस सेक्शन के अंदर नहीं आएगा, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पर्सन्स का होना जरूरी है। और तीसरा है कि यहाँ पे इट इज़ अ रूल ऑफ एविडेंस, ये किस मतलब एक ये एविडेंस का रूल है, ना कि किसी को पनिशमेंट करने का। और चौथा है कि ये ऑन द स्पॉट ही हमारा हो सकता है, डेवलप हो सकता है ना। कॉमन इंटेंशन हमारा ऑन द स्पॉट, यानी तुरंत हम इसको अपने दिमाग में ही प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं तो वो भी कॉमन इंटेंशन के अंतर्गत ही आएगी। और यहाँ पे क्या है कि मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, यानी पर्सन का एक दूसरे के साथ जो इंटेंशन है वो क्या कहते हैं सेम होना चाहिए, है ना। एक तरफ से मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, पहले से ही सब कुछ फिक्स होना चाहिए कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, इस टाइप का। तो ये हो गया हमारे कुछ इसेंशियल्स एलिमेंट जो हमको इस सेक्शन से रिलेटेड याद रखना पड़ता है। फिर हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर 6 पे, जो बात कर रहा है सिमिलर इंटेंशन के बारे में। तो यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि कोई ऐसा क्राइम है जो किया जा रहा है जिसमें क्रिमिनल नॉलेज है और इंटेंशन है, और अदर पर्सन भी उसको ज्वाइन कर रहे हैं एज वेल एज, तो ऐसी कंडीशन में इसे सिमिलर इंटेंशन कहा जाएगा। और इसमें भी सारे पर्सन जो है वो एक ही तराजू में तौले जाएंगे, यानी सबको ही सेम मैनर में पनिशमेंट ठहराया जाएगा, ठीक है, सेम मैनर में पनिश उनको किया जाएगा, कहने का मतलब है। फिर सेक्शन 7, ये हमारा पार्टली एक्ट ओमिशन, ये हम जानते थे कि इसमें इतना लंबा ना जाके सीधा इसका इलस्ट्रेशन जानते हैं, समझ में आ जाएगा। तो ए इंटेंशनली कॉज जेट्स डेथ पार्टली बाय इलीगल ओमिटिंग टू गिव फूड और पार्टली बाय बीटिंग। तो यहाँ पे ए है जो कि जेट को मारना चाहता है और उसको आधा क्या कर रहा है कि उसको खाना नहीं दे रहा है,
ये हो रहा है उसका ओमिशन, और दूसरा क्या हो रहा है कि इसको मार रहा है। तो यहाँ पे मारना जो है वो एक्ट है ना, वो जेट को मार रहा है तो ये एक्ट हो गया। और वो खाना नहीं दे रहा है तो यहाँ पे कोई एक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ओमिशन है, जैसा कि हमने भी पहला ही पढ़ा कि यहाँ पे एक ओमिशन हो रहा है, कोई भी एक्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये एक इलीगल एक्ट है क्योंकि इससे वो इंसान मर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी ऐसी कंडीशन को हम सेक्शन 3 के सबसेक्शन 7 में पढ़ते हैं, और यहाँ पर भी वो जो पर्सन है वो लायबल हो जाता है। ओके, तो सेक्शन 8 वही है, इधर सिंगली जॉइंटली सेम, यानी जो हमारा हम पढ़ते थे ना 34, 35, 36, 37 एक में ही, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो इसके इलस्ट्रेशंस देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है भाई, सारे इलस्ट्रेशन हमारे इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमको पता ही है, पढ़ने चाहिए। तो उसमें हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये लिखा हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 में, जो बात करता है पनिशमेंट से। तो पनिशमेंट हमारा सेक्शन 53 ऑफ द आईपीसी में दिया हुआ था। तो हमको पता है कि हमारे आईपीसी में टोटल 5 सेक्शन थे, 5 पनिशमेंट के बारे में बताया गया था। सबसे पहले तो 1860 के टाइम में है ना 6 पनिशमेंट बताए गए थे, जो कि बाद में आते आते हमारा जो एक ट्रांसपोर्टेशन का जो पनिशमेंट था उसको रिपील कर दिया गया था। तो अब चलो ठीक है, वो आईपीसी तो पुराना हो गया। अब हम आते हैं हमारे बीएनएस में। तो बीएनएस के हिसाब से जो पनिशमेंट है वो बताया गया है सेक्शन नंबर 4 में। तो सबसे पहले तो इसका सेक्शन ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। तो अब इसके हिसाब से हमारे जो टोटल पनिशमेंट है वो 6 बताए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 पनिशमेंट हमको बताए गए हैं। चलो भाई, इसके पहले हम कुछ थ्योरीज के बारे में जानते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस देखते हैं तो हमको पनिशमेंट समझ में आता है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको 4-5 प्रकार के पनिशमेंट है, मतलब उनकी थ्योरीज हैं जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो पहला है डिटरेंट। डिटरेंट का मतलब होता है डराना धमकाना, यानी अगर कोई ऑफेंस करता है तो आप उसको इस तरह का पनिशमेंट दे दो कि उसको देख के 10 लोग और डर जाए, है ना। तो ये होता है एक तरफ से डराना, सोसाइटी को डरा धमका के रखना कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ भी ये होगा। जैसा कि इस समय चल रहा है, ईरान में चल रहा है, सीरिया में चल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे पनिशमेंट दिए जाते हैं जो सोसाइटी में एक एग्जाम्पल, और मतलब एक एग्जाम्पल शो कर देता है कि आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा होगा। डिटरेंट ये हो गया। दूसरा होता है हमारा रेट्रीब्यूटिव। अब रेट्रीब्यूटिव थ्योरी का मतलब होता है कि बदला लेना, है ना। फॉर एग्जाम्पल नहीं, इसके लिए एक कोटेशन है, फॉर एन आई फॉर आई एंड लिम्फ फॉर लिम्फ, यानी अगर आपने मेरी आँख फोड़ी तो मैं भी आपका आँख ही फोड़ूंगा। इस टाइप के जो पनिशमेंट होते हैं, यानी एक बदला लेने के भाव से, है ना। तो वो चीज़ें हमारी रेट्रीब्यूटिव थ्योरीज में आती हैं। तो फिर होता है हमारा प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पहले से ही रोकना। अगर हमको पता है कि आगे चल के ये ऑफेंस करने वाला है ये इंसान, तो उसको पहले से ही अरेस्ट कर लो, उसको पहले से ही धर लो अपने पास, ताकि वो ऑफेंस कमिट ही ना कर पाए। तो इस टाइप के जो पनिशमेंट होते हैं वो कहलाते हैं प्रिवेंटिव पनिशमेंट। अब हमारा इंडिया किस पे बेस्ड है, हमको ये देखना है कि जो हमारे इंडिया के लॉ है ये मतलब कौन से किस थ्योरीज पे बेस है, हम किस थ्योरी पे अपना फोकस करते हैं। तो हम करते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी पर। तो रिफॉर्मेटिव एक सबसे डिसेंट टाइप का थ्योरी है, यानी एक सबसे डिसेंट टाइप का पनिशमेंट है जो कि दिया जाता है। रिफॉर्मेटिव मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन ऑफेंस कर दिया तो उसको डराना धमकाना या बदला लेने के भाव से, या उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि भाई देखो बहुत बड़ी जनसंख्या है, हर इंसान के पीछे पुलिस ऑफिसर नहीं लग सकता है ना। हर इंसान के पीछे आप एक डिटेक्टिव नहीं बैठा सकते हो कि अब वो क्राइम करने ही वाला है। तो ये असंभव है ना, जिस हिसाब से हमारी कंट्री का पॉपुलेशन है उसको देखते हुए। तो हम भरोसा करते हैं रिफॉर्म करने पर। ठीक है, इंसान से गलती हुई, उसने ऑफेंस किया, लेकिन अगर उसने उस टाइप का ऑफेंस नहीं किया है जो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम छोटी मोटी सज़ा देकर या उसको 2-4 साल की सज़ा देकर उसको रिफॉर्म कर सकते हैं, है ना।
उसको जेल में डालकर उसको उसके जो दिमाग में जो क्राइम वाली भावना है उसको हटा सकते हैं। उसको एक अच्छा इंसान बनाकर हम जेल से बाहर निकाल सकते हैं, उसको फिर से सोसाइटी में जीने के लायक बना सकते हैं। तो ये सब जो पनिशमेंट्स होती हैं, मतलब ये जो पनिशमेंट की थ्योरी है वो हमारी है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। तो सीधा सीधा कि हम इंडिया में रिफॉर्मेटिव थ्योरी को ही लागू करते हैं और इसी पे हम फोकस करते हैं, क्योंकि इसीलिए जो मतलब यहाँ पे जो जेल है हमारी जो इंडिया की, है ना, उसमें भी अगर कैदी जाते हैं तो उनके लिए भी बहुत सारे वर्क किए जाते हैं, लाइक अ सोसाइटी, है ना। वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, वो खाना खुद से बना रहे हैं, वहाँ पे वो खेती कर रहे हैं, किसी भी क्राइम का कोई भी पार्ट नहीं है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी हमारे इंडिया में लागू होता है। अब हम आते हैं सीधा सीधा पनिशमेंट पे। तो पनिशमेंट हमारे यहाँ पे 6 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है हमारा डेथ। फिर आता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी उम्र कैद, वही कि आप तब तक कैद में रहोगे जब तक आपकी डेथ ना हो जाए। सी है हमारा इम्प्रिजनमेंट। एक होता है रिग्रेस, एक होता है सिंपल। तो रिग्रेस विद हार्ड लेबर का मतलब होता है कि किसी को मतलब बहुत ही हार्ड लेबर, किसी को बहुत ही रिग्रेस यानी बहुत ज़्यादा काम वाम कराना, है ना, इस टाइप के जो होते हैं कि आपको सीधा सीधा कारागार में भेज दिया गया, पत्थर तुड़वाए जा रहे हैं। अब भाई हमें तो नहीं पता कि जेल में क्या होता है, लेकिन जहाँ तक का मैंने देखा है, टीवीज़ में देखा है, आप लोग भी देखते होंगे, तो रिग्रेस का मतलब वही होता है। और सिंपल का मतलब होता है कि हाँ, सिंपल आप कारागार में हो, सिंपल आप जेल में हो, खाना मिल रहा है, बहुत हो रहा है तो आप खाना बना ले रहे हो, बस, है ना। और सिंपल जेल हमको उसी केसेस में मिलती हैं कि हमने बहुत ही कम पनिशमेंट वाले केस को कमिट किया हो, जैसे 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 चोरी कर लिए, ठीक है, किसी की दीवार फांद के चले गए हम मटर खाने वहाँ पे, तो ये क्या है भाई, क्रिमिनल ट्रेसपास तो हुआ है ना, हमको पनिशमेंट तो मिलेगी लेकिन हमको सिंपल मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि हमने किसी की दीवार तोड़ के मतलब दीवार फांद के जाके टमाटर खा रहे हैं तो हमको कारागार की सज़ा मिल जाएगी, रिग्रेस, कि वहाँ जाके हम हार्ड लेबर कर रहे हैं। तो ये हो गया। और फिर होता है हमारा फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फोरफीचर का मतलब होता है प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, यानी इसमें आते हैं हमारे जो क्या कहते हैं कुर्की टाइप के जो होते हैं, वो हमको आते हैं, वो हमारा ये इसमें आता है कि अगर मान लो जो अक्यूज्ड है वो एब्सकॉन्डेड है, यानी वो भाग गया है, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, वो बुलाने पर भी नहीं आ रहा है कोर्ट के सामने, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है, कोर्ट जब्त कर लेती है। और तब तक जब्त करती है जब तक कि अक्यूज्ड आ ना जाए, और अगर टाइम पे आ जाता है तो वो प्रॉपर्टी रिलीज हो जाती है, नहीं आता है तो वो प्रॉपर्टी सेल हो जाती है। ये हो गया। फिर हमारा ई आता है फाइन। तो फाइन का मतलब होता है पैसे देना, है ना। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें हम फाइन देकर ही छूट सकते हैं। वो केसेस बहुत ही मतलब बहुत ही पेटी केसेस होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। फिर हमारा एफ आता है, देखो अब ये हो जाता है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बात कर रहा है कम्युनिटी सर्विस के बारे में। तो कम्युनिटी सर्विस हमारा बीएनएस का एक नया इवोल्यूशन है, यानी बोला जाए तो इसमें ये नया ऐड हुआ है, हमारे आईपीसी में नहीं था, है ना। और होता था पहले भी कि जज होता है ना कि डांट फटकार के छोड़ दे रहे हैं जज कि अगली बार से ऐसा मत करना, ठीक है, तुमको छोटी मोटी सजा दी जा रही है। तो ये हमारे मतलब आईपीसी में लिखा नहीं था कहीं, ये सब पहले तो हम ऐसे ही मतलब कर देते थे फेयर जस्टिस के हिसाब से, लेकिन अब ये प्रॉपर्ली लिख दिया गया है। तो कम्युनिटी सर्विस का मतलब अगर हम एक शॉर्ट में समझें तो मतलब होता है कि ऐसा काम करना जिसके लिए आपको पैसे ना मिले हों, है ना। मतलब अब भाई इंसान है, कुछ भी करेगा उसको उसके बदले में कुछ ना कुछ तो कंसिडरेशन देना पड़ता है ना। लाइक हम पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ही पढ़ते हैं कि अगर कोई एक इंसान काम कर रहा है तो उसके बेस पे वो चाहेगा कि उसको कुछ मिले। तो अब वो जब कुछ मिल रहा है तो ये काहे की पनिशमेंट हुई। लेकिन कम्युनिटी सर्विस का मतलब है कि एक पनिशमेंट, ये एक पनिशमेंट है कि आप करो और इसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और आपको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी कुत्ते को मार दिया, किसी एनिमल के साथ कुछ क्रुएलिटी कर दी, है ना। तो भाई आप गए कोर्ट में, तो जो सजा हुई फिर आपको दे दिया गया कम्युनिटी सर्विस कि आप 1 महीने तक गौशाला में जाकर गायों की सेवा करिए और इसके लिए आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया इस टाइप के जो होते हैं, लाइक फूड सर्व करो, है ना, कि वहाँ रोड पे आप
भंडारा चलाओ, रोड पे खड़े होके खाने, जो गरीब आ रहे हैं या जो लोग आ रहे हैं उनको खाना खिलाओ, या अपने आसपास की गलियों को साफ करो, है ना, ये आप करो, लेकिन आपको इसके लिए पैसे नहीं मिलेंगे। तो इस टाइप की जो पनिशमेंट होती है, यानी इस टाइप की जो पनिशमेंट होती है, उसी को कहते हैं हम कम्युनिटी सर्विस। और ये हमारा एक नया ऐड हुआ है बीएनएस में, और ये काफ़ी ऐसे आगे ऑफेंसेस हैं जिसमें ये दिया भी गया है, क्योंकि भाई डांट फटकार के छोड़ने से ना इंसान सुधरता नहीं है ना, वो फिर से वही कांड करेगा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक सोसाइटी वेलफेयर के लिए भी काम किया जा रहा है। अब भाई उसको बोल दिया गया कि तुम रोड साफ करो क्योंकि तुमने रोड पर थूका। अब वहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ थूकना मना है, और पता लग रहा है कि इंसान आ रहा है, मतलब ए पर्सन आ रहा है और डेली वहीं थूक के जा रहा है, तो उसके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट कर दी। तो अब कंप्लेंट कर दी तो भाई थूकने के लिए तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे दिया जाएगा ना, उसको क्या करेंगे, उसके लिए भी कम्युनिटी सर्विस है कि भाई आपने थूका है तो आपको अब ये पूरी रोड साफ करनी पड़ेगी, अपने अपने ऊपर आप साफ करो, आप साफ करो या करवाओ, वो आपके ऊपर है। तो ये चीज़ें होती है कम्युनिटी सर्विस। चलो भाई, काफ़ी लंबा चौड़ा इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। फिर हम आते हैं हमारे सेक्शन नंबर 5 में, जो बात करता है कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी भी पनिशमेंट को, सेंटेंस का मतलब होता है पनिशमेंट, है ना, सजा। सेंटेंस का मतलब जो एक लिटरल मीनिंग है वो पनिशमेंट से ही लिया जाता है। तो ये सेंटेंस वो वाला सेंटेंस मत समझिएगा, ग्रुप ऑफ सेंटेंस मतलब वो वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पनिशमेंट को कम्यूट करने के लिए हमारा सेक्शन 5 यहाँ पे दिया हुआ है, और ये हमारे सेक्शन 54 और 55 में दिया हुआ था आईपीसी में। ठीक, यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख लिया करिए, तो इससे क्या होगा कि आपको आईपीसी भी याद रहेगा। क्योंकि भाई हमको आईपीसी जो पुराने लॉज हैं, हम ऐसे तो अचानक उसको नहीं छोड़ सकते ना, अभी हमको 3-4 साल लगेगा उसको एडजस्ट करने में। तो ऐसी कंडीशन में हमको आईपीसी का भी याद रखना ज़रूरी है भाई, बाकी कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए हमको कुछ ना कुछ तो ट्रिक निकालना पड़ेगा। तो ऐसे अगर साइड में लिख लेंगे ना 54 53, तो हमको याद रहेगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे हमने गलत लिखा है, 55 होगा, हाँ ठीक है। तो सेक्शन 5 में यहाँ बताया गया है कि अगर किसी पनिशमेंट को कम करना है, कम्यूट करना है एक पर्सन से एक पनिशमेंट से दूसरे पनिशमेंट में, तो इसकी जो पावर होगी वो कहाँ होगी, हमारे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। अब जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या तो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। ये हमारा कहाँ दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन में, है ना। क्योंकि अगर मान लो कोई स्टेट लेवल पे अगर कोई भी पनिशमेंट को कम किया जा रहा है, कम्यूट किया जा रहा है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। यूनियन लेवल पे अगर कोई इसी को कम ज़्यादा किया जा रहा है तो वो कौन करेगा, हमारा यूनियन गवर्नमेंट करेगा। तो ये हो गया सेक्शन 5। यहाँ पे हमको याद क्या रखना है, सिर्फ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एज पर सेक्शन 5 ऑफ बीएनएस अगर किसी पनिशमेंट को कम्यूट करना है तो पावर किसके हाथ में है, हमारे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हाथ में है। याद रखिएगा, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अगर प्री में आते हैं क्वेश्चंस, अगर आपको दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नर या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो वहाँ पे आंसर क्या होगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ना कि सेंट्रल और स्टेट, है ना। फिर आते हैं हम सेक्शन नंबर 6 पे। ये बात करता है फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है कि हिंदी का मतलब होता है इसका, हाँ, गणना करना, है ना। गणना मतलब किसी चीज़ को गिनना कि इस अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया हुआ है तो हमको उसको कितना लेके चलना है ना। तो यहाँ पे यही बताया गया है एज पर सेक्शन 6 कि कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन, यानी अगर हम गिनने बैठें तो जो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है ये, यानी जो उम्र कैद की सज़ा है वो किसके इक्विवेलेंट होगी, 20 साल की सज़ा के इक्विवेलेंट होगी। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो कब तक, मतलब ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि 20 साल तक ही, ठीक है, लेकिन एक मोटा मोटा जो एक हिसाब होता है कि अगर किसी को उम्र कैद की सज़ा मिली है तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 20 साल के। यानी उस इंसान को 20 साल तक एज मिनिमम जेल में रहना ही पड़ेगा। ये होता है हमारा सेक्शन 6, और ये हमारा सेक्शन 57 में दिया हुआ था आईपीसी में। फिर सेक्शन 7 में आते हैं, ये बात करता है सेंटेंस में बी होली और पार्टली रिग्रेस और सिंपल। तो यहाँ पे कई ऐसे ऑफेंसेस हैं जहाँ पे सेंटेंस जो है वो रिग्रेस और सिंपल दोनों ही हो सकता है। अब भाई कई ऑफेंसेस हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो
है तो बहुत हीनियस लेकिन उसके लिए पनिशमेंट कम दिए हुए हैं, या तो है तो बहुत सिंपल यानी इसके लिए कम पनिशमेंट बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में सिंपल रिग्रेस दोनों प्रकार के यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। और ये कौन देगा भाई? मजिस्ट्रेट, उनको जैसा डिस्क्रिप्शन, उनको जैसा सही लगे। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 8 पे, जो बात करता है अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। तो ये फाइन के बारे में बात कर रहा है। तो हम इसको सेक्शन 63, 64, 67, 68 है ना, ये पूरा जो पोर्शन हम आईपीसी में पढ़ते थे ये हमारा था, ये लिखा ही हुआ है, क्या है हम दिमाग लगा रहे हैं। सेक्शन 63 से 70 यानी 63 से लेके 70 तक हम फाइन के बारे में पढ़ते थे। अब वही 63 से लेके 70 हमारा सेक्शन 8 में आ गया है, यानी इतने सारे सेक्शंस को कंबाइन करके हमारा सेक्शन 8 में ही ला दिया गया है। और यही कांड कर मतलब यही काम कर करके इतने बड़े लॉ को एक छोटे सा लॉ बना दिया गया है। फिलहाल इसमें कन्फ्यूज़न तो बहुत होने वाली है भाई, हमें तो होगी, बाकियों का तो हमको नहीं पता। चलो ठीक है, इस सबको किनारे रख के फिर देखते हैं हम फाइन क्या है। तो नो सम इज एक्सप्रेस, यानी इस यहाँ पे बताया गया है कि अमाउंट ऑफ फाइन किसी भी पनिशमेंट के लिए, किसी भी ऑफेंस के लिए कितना फाइन दिया जाएगा, ये यहाँ पे इसका कोई भी सम नहीं है, इसका कोई भी एक्सप्रेसली नहीं बताया गया है ना। लेकिन इतना बताया गया है कि ये अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं होना, मतलब सॉरी क्या बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, अनलिमिटेड होगा बट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक कंपनी आती है, मान लो वो करोड़ों का स्कैम किया है, तो उसके ऊपर फाइन कितना लगेगा? करोड़ों का लगेगा। अब करोड़ों का मतलब है कि ये अनलिमिटेड चीज़ें हो जाती हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं लगेगा कि वो कंपनी दे ही ना पाए, है ना। यानी यहाँ पे अनलिमिटेड हो सकता है बट एक्सेसिव नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमको दोनों पार्टीज को देखते हुए ही सजा देनी चाहिए। तो ये हो गया जो कि हमारा सेक्शन 63 में दिया हुआ था। अब ये 2(7) में दिया हुआ था, इसमें क्या बोला जा रहा है? इन एवरी केस of an offence punishable with imprisonment as well as fine in which the offender is sentenced to fine whether with or without imprisonment। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो कोई भी केस है, कोई भी ऑफेंस है हमारे BNS में, सॉरी BNS में, तो ऐसा नहीं है कि अगर इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया तो वहाँ पे फाइन नहीं दिया जा सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे जो जजेस हैं उसको सज़ा भी मिलेगी, उसको फाइन भी देना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों चीज़ें साथ में यहाँ पे दी जा सकती हैं। अब पनिशबल विथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन, और विथ फाइन ओनली इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू लाइफ। अब यहाँ पे एक कंडीशन तो ये बता दिया गया, एज वेल एज, यानी यहाँ पे प्लस वाला मामला आ गया। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि और, यानी और का मतलब माइनस, या तो आपको इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा या तो आपको फाइन दिया जाएगा। तो यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, पनिशमेंट को, कि ऑफेंडर को या तो दोनों साथ में देना पड़ सकता है या तो दोनों अलग अलग, यानी दोनों में से कोई एक देना पड़ सकता है, ठीक है। फिर हम आते हैं डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के बारे में। इसमें से इम्पॉर्टेंट है क्या है, सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इम्पॉर्टेंट है हमारा सब सेक्शन 3, तो सब ना पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है, सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन उसको पढ़ लो। जैसे यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे हमारा सब सेक्शन 5 इम्पॉर्टेंट है। अब 3 हमारा बात क्या करता है? डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। ये हम कहाँ पढ़ते थे? सेक्शन नंबर आई थिंक 65 में पढ़ते थे, याद नहीं है हमको, हाँ 65 में पढ़ते थे। तो ऐसी कंडीशन में क्या था कि जब आपको बोला गया, फॉर एग्जांपल कोर्ट आपको बोले कि आप इतना फ़ाइन दो, अब आप वो फ़ाइन नहीं दिए, आपने क्या बोला कि मेरे पास 10,000 रुपये नहीं है, मैं आपको फ़ाइन नहीं दे सकता है। तो जो कोर्ट होगी वो ये इंश्योर करेगी कि आप फ़ाइन तो नहीं दिए लेकिन आपको पनिशमेंट तो मिलेगी। तो आपको मतलब कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं? जो आपने ऑफेंस किया है उसकी जितनी पनिशमेंट है, या मतलब जितनी पनिशमेंट है उसका 1/4 आपको पनिश कर दिया जाएगा, है ना। यहाँ पे 1/4 याद रखना है, 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच इज़ द मैक्सिमम फिक्स्ड ऑफ फॉर ऑफेंस। तो वही चीज़ कि अगर आपने फ़ाइन नहीं दिया, यानी फ़ाइन देने में डिफ़ॉल्ट किया, तो आपने जो भी ऑफेंस किया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने थेफ्ट किया है तो हमको चोरी के मामले में 3 साल की सज़ा देखने को मिलती है। अब 3 साल का 1/4 कर दो तो हमारा आ जाता है 9 मंथ, ठीक है। यानी आपको, अगर आपने फ़ाइन नहीं दिया है तो आपको चोरी के मामले में 9th मंथ एक्स्ट्रा जेल में रहना पड़ सकता है।
तो वो हो गया हमारा सेक्शन 3 जो बात करता है। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ें हैं वो क्या है, 1/4 भाई 1/4 है, 1/10 मैंने क्यों लिखा है, पागल वागल हो गए थे, ठीक है 1/4, तो ये 1/4 लिखा हुआ है। फिर हम आते हैं अपने सब सेक्शन नंबर 4, ये बात करता है द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन और in default of community service may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offense। तो अब यहाँ पे इसी के सप्लीमेंट में इसको पढ़ लेना। यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस का भी जोड़ दिया गया है कि अगर कोई पर्सन को कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट दिया हुआ है और वो उसको भी नहीं कर रहा है, यानी उसमें भी डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो उसके लिए भी उसको कितना दिया जाएगा, 1/4 पनिशमेंट दे दिया जाएगा। अब आते हैं सब सेक्शन नंबर 5 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारा आई थिंक सेक्शन 67 ऑफ आईपीसी का है ना। इसी में बताया गया है कि ये चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ठीक है, इतना बड़ा लंबा नहीं जानने का। यहाँ पे सिंपल समझते हैं कि पेटी ऑफेंसेस हैं, तो कोर्ट इंश्योर करेगी कि किस ऑफेंस में कितना पनिशमेंट दिया जाए। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन और डिफ़ॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस। तो यहाँ पे अगर फ़ाइन देने में डिफ़ॉल्ट किया गया है या कम्युनिटी सर्विस को एक्ट करने में अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में 2 month व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन डज नॉट एक्सीड 5,000 रुपीज़, यानी अगर 5,000 रुपीज़ मतलब 5,000 रुपये या उससे कम का अगर आपको फ़ाइन दिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में आपको 2 मंथ तक यानी 2 महीने तक आपको एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अगर आपको 10,000 का फ़ाइन दिया गया है और आपने उसको पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे कंडीशन में आपको 4 महीने तक की सज़ा हो सकती है। और अगर आपको ठीक है 10,000 के ऊपर यानी एनी अदर केस में अगर आपको फ़ाइन दिया गया है और आपने उसको नहीं किया पे और आपने डिफ़ॉल्ट किया, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल होगी, ये इम्पॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि सेक्शन 67 में अगर डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन होता है तो सिंपल होगा, रिग्रेस होगा, तो यहाँ पे सिंपल यानी जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है वो सिंपल होंगे, ना कि रिग्रेस होगा, ठीक है। अब 6A द इम्प्रिजनमेंट विच इज़ इम्पोज्ड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट, यानी यहाँ पे टर्मिनेशन के बारे में बात की जा रही है कि जो डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन का जो इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, फॉर एग्जांपल हमने चोरी की बात की थी, वहाँ पे 9 महीने तक का यहाँ पे उसको सज़ा दी हुई है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो जो 9 महीने तक की सज़ा है वो टर्मिनेट कैसे होगी। तो यहाँ पे टर्मिनेशन के लिए भी 2 चीज़ें बताई गई हैं, या तो पेड करो, या तो आपको 10,000 रुपये जितने हमारी चोरी का जो फाइन है, या तो आप उसको दे दो ठीक है। अब उसको दे दिए तो भाई आप फाइन पे कर दिए तो आपको 9 महीने से छुटकारा मिल जाएगा या लीव इट बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, या तो पेड होगा या तो लीव इट होगा। फिर तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 3 के सब सेक्शन नंबर 7 में, 4 के सब सेक्शन नंबर 7 में। तो यहाँ पे ये बार बोला जा रहा है कि फाइन है जो कि रिमेन्स अनपेड है, यानी उसको पेड नहीं किया गया है, तो उसको विदिन 6 ईयर आफ्टर द पासिंग सेंटेंस उसको डिवाइड कर लिया जाएगा बाय द कोर्ट, यानी उसको वसूल लिया जाएगा किसी भी टाइम। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ही देना है। तो ये भी उतना आता नहीं है एग्ज़ाम वगैरह में, ज़्यादा इसमें जाने की भी ज़रूरत नहीं आई थिंक। तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 9 में। हमने पढ़ा 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब 9 बात करता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, जो बात कर रहा है हमारा आईपीसी का सेक्शन नंबर 71। तो ठीक है, यहाँ पे भी सिंपल सी मीनिंग यही है कि आप कितने भी ऑफेंस कर लो, आपको मिलेगा सिर्फ एक चीज़ के लिए पनिशमेंट। इसका जो सार है इतने लंबे क्वेश्चन का, इतने लंबे सेक्शन का, वो यही है कि वेयर एनीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट एनी ऑफ विच पार्ट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, ठीक है। यानी कोई भी ऑफेंस हो रहा है
कई पार्ट में हो रहा है, तो कई जो पार्ट है वो खुद में ही एक ऑफेंस है। लेकिन ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट ऑफ मोर देन वन, या लेकिन यहाँ पे एक बार लगाया गया है कि जो ऑफेंडर है वो सारे ही ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ उसको एक पनिशमेंट के लिए सिर्फ उसको एक एक्ट के लिए यानी एक इलीगल ओमिशन के लिए उसको पनिशमेंट किया जाएगा, जो कि उसमें सबसे बड़ा होगा, यानी जो कि सबसे ज़्यादा उसमें पनिशमेंट होगी। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 7, जो कि सेक्शन 71 में। तो ये सिंपल सी बात, ये हमको एक देखा जाए तो एक एक्यूज्ड के राइट के बारे में ही बोला जा रहा है, कि इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक गिव्स जेट 50 स्ट्रोक्स, यानी ए है, उसने 50 कोड़े मारे। अब उसको 50 कोड़ों के लिए अलग अलग तो सज़ा नहीं मिलेगी ना, एक बार में ही दो, बात ख़त्म करो। वही चीज़ हमारा सेक्शन 9 में बताया गया है। तो हो गया। अब सेक्शन 10 हमारा बात करता है कि यहाँ पे डाउटफुल होगा। तो यहाँ पे जब डाउटफुल हो जाता है कि कौन सा पनिशमेंट कौन सा ऑफेंस यहाँ पे किया गया है, लाइक अगर एक पर्सन गिल्टी होता है एक साथ कई ऑफेंसेस का, और यहाँ पे जो जुडिशरी वो डाउटफुल हो जाती है कि यहाँ पे आखिर इस इंसान को किस चीज़ के लिए पनिश किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में ऑफेंडर शैल बी पनिश फॉर द वन फॉर विच द लोवेस्ट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड इफ ही सेम पनिशमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एट ऑल, यानी इसको लोवेस्ट पनिशमेंट से उसको पनिश किया जाएगा। हमारा सेक्शन नंबर 10 ये कहता है कि यानी अगर एक पर्सन है जो कि गिल्टी है एक साथ कई ऑफेंसेस का, तो उसके जजमेंट में और ये डाउटफुल हो रहा है कि इसको कौन से ऑफेंस के लिए यहाँ पे इसको पनिश किया जाए, तो किसके लिए किया जाएगा, जो कि लोवेस्ट पनिशमेंट होगा वहाँ पे। अब सेक्शन 11 जो कि है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है जो कि हमारे पहले सेक्शन 73 ऑफ द आईपीसी में था। तो अब हम सेक्शन 7 बहुत ज़्यादा है आई थिंक, तो इसको अब नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो आज हमने सेक्शन 11 तक कंप्लीट किया। सो आई होप कि आपको क्लास मेरी पसंद आई हो और अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल इट्स फॉर जुडिशरी। और अगर कोई आपको सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं, कमेंट ओपन है हमेशा। और अच्छे से पढ़ाई करिए और बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत धड़ल्ले से हमारी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, हमको पता है 2025 में। तो होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो, और प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।